हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक है यानी विलोपन विधि है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के जो बेसिक हेडिंग है यानी विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, उसको स्टार्ट करेंगे और जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का जो बेसिक हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले क्लास 10th का लेक्चर रहेगा ये, क्लास 10th, और एक्सरसाइज है 3.3 का जो बेसिक है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में क्या है, बेसिक में आपका जो विलोपन विधि है वो चलनी है पहले। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमने आपको सिखा लिया था, अब विलोपन विधि को हमें सीखना है कि क्या होती है विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं विलोपन विधि। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। जिन बच्चों को विलोपन विधि नहीं आती होगी वो ध्यान से देखिए, पहले इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास दो समीकरण आएगी यानी दो इक्वेशन आएगी, और दो इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। तो जब दो चर की समीकरण होगी तो वहाँ पर हम किसी भी एक समीकरण में किसी भी एक शून्येतर संख्या यानी जो संख्या जीरो नहीं होती यानी जीरो को छोड़ करके बाकी जो संख्या उनसे गुणा करके हम उनके कोफिशिएंट को समान करते, गुणांक को समान करते दोनों समीकरण में एक्स या वाई की। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिख लो पहले, इस विधि में दो समीकरणों के लिए किसी भी एक चर यानी वेरिएबल चर के गुणांक को यानी कोफिशिएंट गुणांक को बराबर करके समीकरण को आवश्यकतानुसार जोड़ने व घटाने पर किसी भी एक चर को जिसका गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो उसे, यहाँ लिख लो, उसे विलुप्त किया जाता है। उससे विलुप्त या उस चर का विलोपन किया जाता है। उस चर का विलोपन यानी विलुप्त करना, गायब करना, किसी भी एक चर को विलोपन किया जाता है। ठीक है, विलोपन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या सीखा है, विलोपन विधि में क्या होता है, एक बार ध्यान से आप सुनिए। इस विधि में दो समीकरण के लिए किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करके समीकरण को आवश्यकतानुसार जोड़ने व घटाने पर किसी भी एक चर को जिसका गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो
बराबर हो, यहाँ लिख दो बराबर हो, उसे विलुप्त या उस चर का विलोपन किया जाता है। यानी अगर कोई भी दो समीकरण आपको दिया हुआ है तो उन दोनों समीकरण में दो चर आपके पास होंगे x और y, तो आपको किसी भी शून्येतर संख्या से, जो संख्या जीरो नहीं है, उससे दोनों समीकरण में गुणा करके उस चर के जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी भी एक चर यानी x या y का गुणांक समान हो जाएगा तो आपको जोड़ने या फिर घटाने पर उस समीकरण को सॉल्व करना होता है। वहां से एक अज्ञात राशि का मान आपको मिल जाएगा और उस मान को आपको समीकरण 1 या 2 में रख करके आप दूसरी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर परिभाषा इसकी। ठीक है, तो ये आपको पहले लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे इस विधि से। ठीक है, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे सुनिए। एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में बात आएगी कि विलोपन विधि हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पर एक समीकरण में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखो पहले, मान लिया मेरे पास एक समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये मान ली मैंने समीकरण 1, और दूसरी मेरे पास है x प्लस या फिर 3x प्लस 2y, ये फिर मान लो यहाँ पर 4y इक्वल टू 8। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझना। ठीक है, ये दो समीकरण मेरे पास दी हुई है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 सेकेंड इक्वेशन है। अब मुझे इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है डियर स्टूडेंट? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख लो विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए पहले ध्यान से, विलोपन विधि से मुझे इन दोनों समीकरणों को हल करना है यानी सॉल्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा? देखिए अभी हमने रूल क्या समझा था कि विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण का जो वेरिएबल है यानी चर है, उसका जो गुणांक है उनको हम समान करते किसी भी एक संख्या से गुणा करके, शून्येतर संख्या यानी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके हम उन दोनों समीकरण का जो कोफिशिएंट होता है x या y का, उनमें से एक चर के गुणांक को हमें बराबर करना होता है। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक समीकरण 1 में 1 होगा और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। अगर आपको x वाले वेरिएबल को सेम करना है यानी x के गुणांक को बराबर करना है, तो जो x का गुणांक 3 समीकरण 2 में है ना, इस संख्या से आपको गुणा करना है समीकरण नंबर 1 में। जैसे अगर समीकरण 1 में आप x की गुणा करते हो 3 से, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3x मिल जाएगा। और समीकरण 2 में भी क्या है? यहाँ पर 3x है। तो x वाले जो गुणांक है वो सेम हो जाएंगे और फिर आप इसको जोड़ने या घटाने पे इसको हल कर सकते हैं समीकरण को। ठीक है, तो बात समझ गए। अब अगर y को आपको सेम करना है, अगर y के गुणांक को आपको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर y के गुणांक को आपको बराबर करना है तो जो y का कोफिशिएंट है 2, उसका आपको समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, यहाँ पर 4y लिखा हुआ है। अगर आपको y के गुणांक को बराबर करना है तो आपको यहाँ पर 4y चाहिए होगा ऊपर। जब यहाँ पर 4y बन जाएगा और यहाँ पर 4y बन जाएगा तो ये आपस में समान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इस समीकरण में खाली 2 से करते मल्टीप्लाई, सपोज आप खाली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 2 जब 4y हो जाएगा और यहाँ पर भी 4y हो जाएगा, तो ये दोनों गुणांक समान हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरी देखिए ट्रिक क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको y के गुणांक को बराबर करना है तो देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है, तो इस संख्या से आप समीकरण 2 में कर लो गुणा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में जो y का गुणांक था ना वो 2 था, तो इस y के गुणांक से मैंने क्या किया? समीकरण नंबर 2 में क्या गुणा। अब समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो 4 है। अब इस 4 का गुणा करो आप समीकरण नंबर 1 में, तो क्या बनेगा? देखिए 2 चौक 8, 8y बन गया, 4 दूनी 8, 8y बन गया। तो यहाँ पर ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको सोच करके इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होता है और फिर जोड़ने या घटाने पर इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। स्टेप मैंने समझा ली है। अब देखिए
मान लिया मुझे x के गुणांक को समान करना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, x का गुणांक यहाँ पर अभी 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। तो जो दूसरी समीकरण का x का गुणांक है ना 3, इस संख्या से मुझे समीकरण 1 में करना है गुणा। ठीक है, ध्यान रखना कि जो दूसरी समीकरण में x का कोफिशिएंट होगा उस नंबर का आपको समीकरण 1 में करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब समीकरण 1 में जो x का कोफिशिएंट है 1 है, इस 1 का इंटू करना है आपको समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए जैसे ही अगर 1 का इंटू होगा तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 इंटू में 3x ही आएगा, पर यहाँ पर जैसे 3 का इंटू होगा तो यहाँ पर 3x बन जाएगा और ये दोनों कोफिशिएंट समान हो जाएंगे, यानी x वाले जो जो चर है और इनके गुणांक के ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे हमारा काम बन जाएगा। तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर लेना है कि समीकरण नंबर 1 में हमें 3 से गुणा करना है, समीकरण नंबर 2 में हमें 1 से गुणा करना है। फिर आपको लिखना है विलोपन विधि से समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इतना लिखने के बाद अब देखिए समीकरण 1 में करना था 3 से गुणा, तो पूरी समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का पहले करो x में, तो 3 कम 3x, ठीक है, और प्लस फिर 3 का 2 से करना, 3 दूनी 6y, फिर 3 का 6 से करो तो 3 6 18। ठीक है, फिर 1 का आपको 3x में करना तो 3x ही आएगा, और 1 का 4y में 4y आएगा, और 1 का 8 में 8 ही आएगा। अब देखिए अब समस्या होती है कि गुणा करके समीकरण को जोड़ने या घटाने पे काम करना है, या फिर कैसे करना है। ठीक है, दो केस होते हैं, या तो जोड़ने पे काम होता है या फिर घटाने पे होता है। तो अब देखिए कहाँ पे हमें घटाने पे करना है और कहाँ पे जोड़ने पे करना है वो समझिएगा। देखिए जो चर आपने सेम की है, जो नंबर आपने सेम किया उसका सिंबल पहले देख लो। मैंने x वाले गुणांक बराबर किए तो x का सिंबल यहाँ पर देखिए प्लस का नंबर है, ये नंबर पूरा प्लस का है और ये नंबर भी प्लस का नंबर है। अब आपको याद क्या रखना है, जब जो नंबर आपने सेम की है, जिस वेरिएबल का गुणांक आपने बराबर किया है, अगर वो दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं, अगर वो दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं, तो आपको क्या करना है, घटाने पे काम करना, घटाने पे। और घटाने पर क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस का फिर माइनस करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या, फर्स्ट, अब जो आपने सेम नंबर की, जैसे कि ये मैंने सेम की है, इनका सिंबल अगर माइनस माइनस है दोनों का, यानी ये नंबर भी माइनस हो जाए और ये नंबर भी माइनस हो जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, घटाने पर करती है। सेम सेम साइन में हम क्या करते हैं, घटाने पे काम करते हैं, और घटाते हुए सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस का है तो प्लस बना दो। ठीक है, अब ये सिंबल हट जाएगा, ये सिंबल और ये सिंबल यूज में आएगा, और ये सिंबल यूज में आएगा। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है कि जो सेम नंबर है अगर वो प्लस प्लस के तो घटाने पर काम करना है, सिंबल चेंज हो जाएगा नीचे वाले नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम सेम साइन है, माइनस माइनस, तो भी हमें घटाने पे काम करना है। अगर ऐसे सिंबल मिल जाए, इस नंबर का सिंबल प्लस हो जाए और इस नंबर का सिंबल माइनस हो जाए, यानी हमें मिल जाए एक सिंबल प्लस का मिल जाए, एक माइनस का मिल जाए, इस केस में हम जोड़ने पे काम करते हैं। और याद रहे कि जोड़ने पर सिंबल चेंज नहीं होते हैं, तो सीधा आपको इसको सॉल्व कर देना होता है। अब अगर मान लिया ये फर्स्ट वाला नंबर माइनस का मिल गया और सेकंड वाला नंबर मिल गया हमें प्लस का, तो जब अगर माइनस और प्लस के नंबर मिल जाते हैं तो भी हम क्या करेंगे, जोड़ने पर काम करेंगे। अब ट्रिक बता रहा हूँ, याद हमें कैसे रखना है कि कहाँ पे जोड़ने पर और कहाँ पे घटाने पे करना है। देखिए अगर सेम सेम नंबर होंगी तो घटाने पर करना है, सेम सेम सिंबल होंगे दोनों नंबर के तो घटाने पे करेंगे, और विपरीत सिंबल होंगे, अपोजिट सिंबल होंगे तो जोड़ने पे काम करेंगे। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात आपने लिख ली होगी। यहाँ पर देखिए आप देखिए 3x और 3x प्लस के नंबर है, सेम सेम प्लस के, तो मैंने क्या कहा था, प्लस प्लस की संख्या होती है तो घटाने पे काम करते हैं, और घटाते हुए क्या होता है, सिंबल चेंज होते हैं नीचे वाले नंबर का। तो यहाँ पर लिखो घटाने पर बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाने पर हो गया, प्लस का माइनस बना दो, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस कर दो। घटाने पे सभी संख्याओं का सिंबल चेंज हो जाएगा, जो संख्या नीचे वाली लिखी होगी। ठीक है, अब देखिए अब इस संख्या का ये सिंबल बन गया, इस संख्या का ये सिंबल बन गया, इस संख्या का ये सिंबल बन गया। तो देखिए प्लस 3x माइनस 3x हो गया तो कट जाएगा आपस में, और 6y प्लस का 4y माइनस का, तो 6y में से 4y माइनस करो तो प्लस का 2y। ठीक है, और 18 देखिए प्लस का 8 हो गया माइनस का,
18 में से 8 माइनस करो तो 10 आएगा प्लस का। y की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, इंटू का नंबर डिवाइड में जाएगा तो 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दिस इंप्लाइड दैट y इक्वल टू 5। यानी जो अज्ञात वेरिएबल था एक, यानी यहाँ से x तो विलुप्त हो गया, कट गया, तो जो वेरिएबल बचा y, तो यहाँ से y का मान आपके पास 5 आ गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको याद रखना आप। मैं यहाँ पे निकालता हूँ x का मान अब, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, इससे y की वैल्यू को या तो आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए कितना है, x + 2y = 6। पहले इसको लिख लो आप, x + 2y = 6। अब देखिए y की वैल्यू पुट करो y के स्थान पर, y के प्लेस पर, तो x सेम रहेगा 2 इंटू y की वैल्यू कितनी निकाली 5 = 6। सॉल्व करो कितना आएगा, 5 2 जा 10 = 6, x = 6, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा, देखिए y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -4 है, ठीक है। ऐसे आपको विलोपन विधि का यूज करके किसी भी समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो हल करने का तरीका मैंने आपको समझा लिया है। अब मैं एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है बुक के वो लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से हमें सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझा रखी है, विलोपन विधि चल रही है, ठीक है। चलो नोट कर ले पहले आप इसको। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल करने की 3-4 विधियां हैं, तो उनमें से प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि तो मैंने आपको समझा लिया है। अब विलोपन विधि चल रही है, और सबसे आसान विधि तो विलोपन विधि होती है, ठीक है, इसका ध्यान रहे। एग्जाम्पल नंबर विलोपन विधि का देखते कौन सा है, इसके बाद विलोपन विधि का एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पुरानी बुक में तो 11 है, यानी 11 एग्जाम्पल है, और नई बुक में 8 एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपके पास नई बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 8 निकाल ले आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, इस पर लिख ले आप, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिएगा। तो अब डियर स्टूडेंट आपको उनकी मासिक आय बतानी है, यानी महीने की जो कुल तनख्वाह है, सैलरी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ। पहले मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए आय का मतलब क्या होता है, इनकम इनकी कितनी है, इनकम का जो रेशियो है 9:7 है, यानी 9:7 है, ठीक है। और जो खर्चे है, जो इनके खर्चे यानी जो एक्सपेंड करते हैं, वो खर्च करते हैं, जो खर्चे का रेशियो है वो कितना है, 4:3 है, यानी 3:4:3 है, ठीक है, 4:3 है। अब पूछता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में, एक महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो, यानी उनकी पूरी महीने की सैलरी कितनी रही होगी अगर वो 2000 रुपये बचा पाते खर्च करने के बाद, तो यानी महीने की सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, उन दोनों व्यक्तियों की जो मासिक आय है, यानी इनकम है, सैलरी है, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है और खर्चों का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मासिक, अगर जब भी आपको रेशियो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, तो इनके साथ में हमें एक वेरिएबल मानना होता है, ठीक है। एक्स वाई के कुछ भी आप मान सकते हैं, इनके साथ में एक्स मान लो और इनके साथ में वाई मान लो, तो फिर दो चर वाली रैखिक समीकरण आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले यहाँ पर, माना
पहले व्यक्ति की माना पहले व्यक्ति की मासिक आय यानी महीने की सैलरी का जो अनुपात है ना, तो हम मानेंगे मासिक आय। क्या लिखा मैंने? माना पहले व्यक्ति की मासिक आय। अब देखिए अनुपात क्या दिया हुआ, 9:7 है, वेरिएबल मान लो x, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी 9x और दूसरे की हो जाएगी 7x। इनके साथ केवल वेरिएबल यानी x मान लो, आप चर मान लो कोई से भी। तो मान लिया मैंने कि पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या है, 9x है, ठीक है। तथा दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है यानी महीने की इनकम है, सैलरी है, उसका रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, मुझे दिया हुआ है 7 बाद वाले का। तो इसके साथ वेरिएबल कॉमन रहेगा दोनों में, x सेम, ठीक है, जो आपस में कट जाएगा यानी x 7x हो जाएगा। अब उनके खर्चे कितने हैं, उनके जो खर्चे हैं दोनों व्यक्तियों के, उनका अनुपात आपको दिया हुआ है 4:3 है। तो खर्चों को मान लो y, मतलब वेरिएबल मान लो y इनके साथ में, तो 4y और फिर 3y इनके खर्चे हो जाएंगे दोनों व्यक्तियों के। तो यहाँ पे लिखो चूंकि पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है, मतलब जो व्यक्ति एक महीने में खर्च करता है ना, वो कितना है 4y मान लो आप, ठीक है। तो क्या मान लो, पहले व्यक्ति का जो खर्चा है वो कितना होता है एक महीने में, 4y, ठीक है। दूसरे व्यक्ति, यहाँ लिख लो, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्चा। अब जो दूसरा व्यक्ति है जो खर्च करता है वो महीने के अंदर, उनका रेशियो दिया, दोनों का एक साथ दिया हुआ, पहले का 4y है और दूसरे का 3y है यानी 3y है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पहले देखिए क्या इसने क्या कहा, क्वेश्चन को देखिए पहले कि आई इसने दी है, मासिक आय कितना दिया था, 9:7 दिया था, जिसको हमने 9x व 7x माना है, ठीक है। और खर्चा कितना दिया हुआ था, खर्चा यानी जो इनका एक्सपेंड है, जो ये महीने में खर्च करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उसका रेशियो कितना था 4:3, यानी कितना बन जाएगा 4y और हमने माना था इसको 3y। अब डियर स्टूडेंट आपको अब देखिए ये दोनों व्यक्ति एक महीने में 2000 बचा पाते, ठीक है। देखिए इतनी इनकी इनकम थी, एक व्यक्ति की इनकम ये है और ये एक व्यक्ति का खर्चा है, और जो ये इसकी सैलरी है मान लिया, और ये कितना खर्च करता है महीने में, तो जो ये बचा पाता होगा ये 2000 रुपये है, यानी प्रत्येक व्यक्ति 2000 खर्च करने के बाद 2000 बचा पाता है। तो हम कैसे निकालेंगे बचत को, कैसे निकालते, देखिए पहले बचत निकालने का फॉर्मूला देखिए पहले कि मान लिया कि मासिक आय, देखिए ध्यान से, मासिक आय यानी महीने में उस व्यक्ति की जितनी सैलरी होगी उसमें से जो उसका खर्चा होगा ना वो आपको माइनस करना होता है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, मासिक आय माइनस में खर्चा बराबर बचत, यही तो होगा, देखिए ध्यान से, बचत। क्या लिखा है मैंने, बचत निकालने का सूत्र क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी सैलरी होगी और जो उसका खर्चा होगा, तो सैलरी में से खर्चे को आप हटा दो तो जितना बच गया वो क्या होती है, बचत कहलाती है, बचत, ठीक है। बचत निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है। मान लिया, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए पहले कि एक व्यक्ति की सैलरी मान लिया 1000 रुपये है, ठीक है, और 1000 में से उस व्यक्ति ने 500 रुपये किए खर्च सामान के ऊपर, ठीक है। तो कितना बचा, देखिए ये इसकी सैलरी थी, ये और ये इसका खर्चा था, ठीक है, ये इसका खर्चा था, माइनस कर लो कितना होगा, 500 रुपये बचा पाता है। तो ये कितना हो गया, ये होगी बचत इसकी, समझ गए ना कैसे निकालते बचत। तो यही सेम काम हमें इस सवाल के अंदर करना है समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखिए अब आपको लिखना है प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। देखिए पहली शर्त से क्या कहता है, पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 9x है और खर्च कितना करता है पहले व्यक्ति 4y, तो माइनस करना पड़ेगा
आय में से खर्चे को माइनस करो तो बचत कितनी हो रही है, 2000 हो रही है, लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, देख लो आप, 2000 है। तो ये मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से रिपीट कर लो। देखिए, दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 7x है, कितना खर्च करता है ये व्यक्ति, 3y खर्च कर लेता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या है, 3y महीने में खर्च करता है, तो इसकी आय में से इसके खर्चे को माइनस करो तो हमें क्या मिलेगी, बचत मिलेगी। और दोनों व्यक्तियों की बचत कितनी है, 2000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति की। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की बचत कितनी है, 2000 है, तो ये मैंने बना दी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, इनको हल करना है, अब हमें इनकी सैलरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इनकी सैलरी कितनी रही होगी, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ था, हमने इक्वेशन की फॉर्म में इसको रूपांतरण कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करके एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक पहले आप इसको लिख लो बिल्कुल ध्यान से, इसको पहले आप सही से लिख ले, फिर मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो आपने लिख लिया होगा, अब मुझे केवल समीकरण की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह का शॉर्टेज है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखिए, पहले मैं समीकरण 1 को ऊपर लिखता हूँ। समीकरण 1 क्या था, 9x माइनस में 4y, और फिर समीकरण 2 क्या, मतलब समीकरण 1 तो पहले ये पूरा, उसको मान लो समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है, 7x माइनस में 3y बराबर कितना है, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या समझाया था, विलोपन विधि में किसी भी एक चर का गुणांक हमें बराबर करना होता है किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करके, यानी जो संख्या जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से हम इन दोनों समीकरण में गुणा करके किसी भी एक चर का जो मान है, मतलब गुणांक है, उसको समान कर सकते हैं। किसी भी एक चर के गुणांक को हमें समान करना होता है किसी भी एक संख्या से गुणा करके, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, गुणा करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, सोचना कुछ नहीं है, कुछ भी संख्या आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको x वाले को सेम करना है तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक है ना 7, इस संख्या से करो समीकरण 1 में गुणा, और जो समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट है 9, इस संख्या से करो समीकरण 2 में गुणा, ऑटोमेटिक x वाला वेरिएबल सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर y को सेम करना है तो जो y का गुणांक समीकरण 2 में है 3, इस 3 से गुणा करो समीकरण 1 में, और जो समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, इससे आपको इंटू करना है समीकरण नंबर 2 में, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। किसको समान करो बताओ, x को y को। तो y को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर y को आपको देखना है तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जो y का गुणांक है वो 4 है, इससे गुणा करो समीकरण नंबर 2 में, और जो समीकरण 2 में x का गुणा, जो समीकरण 2 में y का गुणांक है 3, इससे गुणा करो समीकरण नंबर 1 में। अब देखिए जैसे ही अगर समीकरण 1 में यानी y के साथ में 3 का गुणा होगा तो 3 चौक 12y बन जाएगा, यानी 12 यानी संख्या सेम हो जाएगी। 4 का 3 में 4 3 12, देखिए 12y सेम हो गया। इसके बाद जोड़ने और घटाने पे काम करके समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले 3 से गुणा करो। अब देखिए ये जो 3 लिखा है ना, इस 3 से आपको पूरी समीकरण में गुणा करना पड़ेगा हर एक पद से, ठीक है। तो 3 का पहले करो 9 से, तो 3 में 27x, 3 का 4 में 3 चौक 12y, और 3 का 2000 में तो 3 दूनी 6, और 3 0 6000। 4 के करो पूरी समीकरण में गुणा, तो 4 4 7 28 x सेम। 4 का 3 में 4 3 12y, 4 का 2 में करो 4 दूनी 8, और 2 0 यानी 8000 रुपये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखिए आपको सिंबल चेक करना होता है कि जो संख्या आपने सेम किया है वो संख्या माइनस माइनस की है, प्लस प्लस की है, या माइनस प्लस की है, या फिर प्लस माइनस की, वो आपको चेक करना होगा। देखिए
ये मैंने दोनों संख्या सेम की है वाई वाली। अब वाई वाली दोनों संख्याएं माइनस की आ रही है। मैंने क्या कहा था, अगर सेम संख्याओं के सिंबल माइनस माइनस होते हैं तो हम घटाने पे काम करते हैं, और घटाते समय क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। जो संख्या नीचे लिखी होगी ना, इसका सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो यानी घटाने पे करना पड़ेगा। माइनस की संख्या दोनों घटाने पर यहाँ लिख लो आप, प्लस की संख्या माइनस बन जाएगी, माइनस की संख्या प्लस बन जाएगी, प्लस की संख्या माइनस बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए 27x है और 28x है। अब 28x में से घटाना है आपको 27x। ठीक है, बीच वाली संख्याओं के सिंबल भूल जाओ। अब इस संख्या का ये सिंबल बन गया, इस संख्या का ये सिंबल आ गया, और इस संख्या का ये सिंबल आ गया। 28x में से घटाओ 27x, तो माइनस का बचेगा x, माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 12y है और माइनस का 12y है, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हटा दो इसको। यहाँ पर देखिए ये माइनस का बन गया था। अब देखिए 8000 में से घटाओ आप 6000, तो कितना आएगा, माइनस का 2000 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 2000 आएगा। तो यहाँ 2000 आपने लिख लिया। अब ये माइनस हो जाएगा कट। एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला, जो कॉमन रेशियो था साथ में उनके, वो 2000 रहा होगा। ठीक है, अभी तो हमने एक्स की निकाली है, अभी हमने मासिका ही नहीं निकाला। ठीक, अभी केवल एक्स की वैल्यू निकाली है। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x का मान चाहो समीकरण 1 में रखो, चाहो 2 में रखो, y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 को देखो पहले क्या लिखी है, 9x माइनस में 4y इक्वल टू 2000, यानी 2000 रुपये। अब x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 9 सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, 2000 है, यहाँ पुट करो, 4y एज इट इज है, फिर 2000 सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले आप, तो 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऊपर देखिए, देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, और कितनी जीरो साथ में, 2, 3 जीरो है, तो 18000 बन जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस में क्या चल रहा है, 4y इक्वल टू कितना है, 2000, ये 2000 के बराबर है। अब सुनो, y का मान निकालना, तो -4y सेम रहेगा, 2000 एज इट इज है, ये नंबर उधर ले जाओ तो माइनस का 18000 हो जाएगा। ठीक है, चलो -4y सेम है। अब देखिए 18000 में से माइनस करो 2000, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। 16 2 कितना होता है, 18, तो 16000 बच जाएगा। ये माइनस कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा, 16000 बटे में कितना है, 4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और फिर कितना है, 3 जीरो, यानी 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 4000 आ गया है। अब आपको क्या बताना था, देखते हैं क्वेश्चन में। पहले हमसे क्या पूछा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी मैंने की सैलरी पूछ रहा है, खर्चे नहीं पूछा इसने, खाली सैलरी पूछा है। ठीक है, तो खाली हम सैलरी निकालेंगे, यानी मासिक आय बताएंगे। एक्स वाई का मान आपने निकाल लिया है, इसको साइड में आप लिख ले पहले। वाई का मान 4000 है और एक्स का मान 2000 है। ठीक है, इसको मैंने पहले साइड में लिख लिया है। अब मैं इनके खर्चे निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए खर्चे निकालने के लिए हमने माना क्या था, पहले वो लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, मतलब खर्चे नहीं, जो सैलरी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालनी है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय को अभी हमने क्या माना था, 9x माना था, तो यहाँ पे लिखो, चूँकि अतः लिख सकते हैं। ठीक है, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, यानी महीने की सैलरी, मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने कितनी मानी थी, देखिए हमने माना था 9x। क्या माना था, आप चेक कर लेना, आपने लिखा होगा 9x। अब इसको आप हटा दो पहले ऊपर का। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, चलो ये आपने लिख लिया होगा। देखिए 9 सेम रहेगा, x की वैल्यू 2000 आपने निकाली है, तो गुणा कर लो
9 दूनी 18, 18,000 रुपये तो पहले व्यक्ति की मासिक आय रही होगी, और खर्चे इसने नहीं पूछा तो खर्च हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मासिक आय कितनी है, पहले व्यक्ति की 18,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए, तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय यानी महीने की सैलरी, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, इसको हमने कितना माना था, हमने माना था 7x, अनुपात था ना 9:7, तो 7x माना था हमने। अब देखिए 7 गुणा में x का मान यहाँ पर भी रख दो, कितना है 2,000 रुपये, गुणा करो 7 दूनी 14,000 रुपये, कितना हो जाएगा 14,000 रुपीज़। तो अब यहाँ से आप क्या समझे, देखिए इसको हटा दो आप, ठीक है। इसने क्या पूछा था कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करो, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय को हमने 9x माना था, x का मान रखा 2,000, तो 18,000 आ गया, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 18,000 होगी महीने की सैलरी, और दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय होगी वो 14,000 रुपये होगी। अब देखिए अगर उसकी 14,000 रुपये थी, तो जो वो खर्च करते थे ना, खर्च करने के बाद 2,000 बचा पाते थे वो, ठीक है। अगर वो खर्चा भी पूछता तो हम क्या करते, जो हमने 4y और 3y माने थे खर्चे, तो यहाँ पर हम y का मान रखते, उनके खर्चे भी निकल जाते, ठीक है। तो खर्चे इन्हें नहीं पूछा है, खाली आई पूछी है, तो आई हमने निकाल दी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको सही से नोट कर ले।